नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार क्लासेस पे। दोस्तों, इस 5 के पंच सीरीज 4 में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा पंच जो पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए काफी होगा। दोस्तों ध्यान रखना, इस पंच के माध्यम से आपको कंप्लीट पैकेज किसी भी विधा का मिल जाएगा, किसी भी पुरस्कार का मिल जाएगा। पूरे का पूरा हिंदी साहित्य आपके कदमों में रहेगा। दोस्तों तो ध्यान रखना, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके पास, जो रामबाण क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके बाहर कभी नहीं पूछता। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? ऑप्शन दिया है, पहला बाबू गुलाब राय, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा डॉक्टर नागेंद्र, चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन, ये अक्सर पूछता रहता है आप लोगों से, ध्यान रखिए और ये देख लीजिए कि यह किसकी रचना है। तो आप देखेंगे कि चिंतामणि, अगर सही उत्तर की बात करें तो आप लोग भी गेस करिए। दोस्तों आप देखेंगे कि चिंतामणि न बाबू गुलाब राय की है, न हजारी प्रसाद की है, न डॉक्टर नागेंद्र की है, ये है किसकी? रामचंद्र शुक्ल की। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की रचना है। कौन? चिंतामणि। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। तो रामचंद्र को बड़ी चिंता थी सीता की। जब वह रावण उठा के ले गया सीता माता को, तो भगवान रामचंद्र जो है वो माता सीता की चिंता में व्याकुल हो जाते हैं। तो रामचंद्र चिंतामणि, रामचंद्र चिंतामणि, रामचंद्र चिंतामणि। तो चिंता किसकी करते हैं? भगवान राम सीता की करते हैं। दोस्तों अब आइए हम लोग अपने पंच का कमाल देखते हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे इस बात को कि देखिए, बाबू गुलाब राय का जन्म 1888 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1967 में हो जाती है। दोस्तों 1967 में हो जाती है। अब ये जो रचनाएं किए हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ठलुआ क्लब अक्सर पूछता है। ठलुआ क्लब याद रखिएगा, इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है ठलुआ क्लब, और इसके बाद मेरी असफलताएं किसकी रचना है? ये दोनों अक्सर पूछता है। दोस्तों ठलुआ क्लब और मेरी असफलताएं दोनों बाबू गुलाब राय की हैं, ठीक है ना। हिंदी साहित्य सुबोध इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य सुबोध। दोस्तों हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास भी इन्होंने ही लिखा है, बाबू गुलाब राय ने ही। और कुछ उछले कुछ गहरे, कुछ उछले कुछ गहरे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं, हिंदी सुबोध, हिंदी साहित्य सुबोध, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, साथ ही साथ कुछ उछले कुछ गहरे, ये इनकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, हमें ये भी याद रखना है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो मैं वही बता रहा हूं जो पढ़ना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें दोस्तों, 1907 में इनका जन्म होता है और 1979 में इनकी मृत्यु होती है। ये सूर साहित्य लिखा इन्होंने, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा इन्होंने। कबीर नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल। कबीर देखिए, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर नाथ संप्रदाय और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये रचनाएं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। दोस्तों अब आते हैं डॉक्टर नागेंद्र। नागधनेंद्र नागेंद्र 1915 में ये जन्म लेते हैं। जब गांधी जी हमारे यहाँ भारत आते हैं तब नागेंद्र जी जन्म लेते हैं। तो गांधी जी भारत आते हैं दोस्तों 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, तो नागेंद्र जी जन्म लेते हैं और 1999 में ये मरते हैं। दोस्तों इनकी देखिए, विचार शब्द से लगे हुए बहुत सारे आइडियाज की बात करते हैं। देखिए, विचार और विवेचन 1944, विचार और अनुभूति 1949, विचार और विश्लेषण 1955, अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957। तो भाई काव्य शास्त्र अरस्तु का, ये वो विचार करने वाली बात है। अनुसंधान व आलोचना, जब तक विचार नहीं करेंगे अनुसंधान कहां से करेंगे। आलोचक की आस्था, समस्या और समाधान, तो लगभग सब में विचार करने की बात हो रही है। दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नागेंद्र की महत्वपूर्ण रचनाओं में विचार बड़े महत्व रखते हैं।
तो विचार शब्द दिख जाए ना, अगर नहीं आ रहा हो ऑप्शन, तो बहुत हद तक नागेंद्र जी को आप चुन सकते हैं। अब आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने ही काल विभाजन किया है दोस्तों। क्या किया है? काल विभाजन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और दोहरा काल विभाजन करने वाले यही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने काल विभाजन किया है दोस्तों। मैंने पीछे बता रखा है आपको, अगर नहीं पता है तो पीछे आप वीडियो देख लीजिएगा। जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। इन्होंने बताया है कि जो आपका आदिकाल है या जो आपका वीर गाथा काल है, यह जो 1050 से 1375 तक है, ठीक है ना। उसके बाद 1375 से लेकर के इन्होंने बताया कि 1900 तक भक्ति काल है। 1375 से 1700 तक इन्होंने बताया कि भाई साहब रीति काल है, सॉरी भक्ति काल है। और 1700 से लेकर के 1900 तक इन्होंने बताया कि यह रीति काल है। और 1900 से लेकर अब तक इन्होंने बताया कि भाई ये आधुनिक काल है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 1884 में होता है और 1941 में ये चल बसते हैं दोस्तों, इनकी ही रचना है क्या? चिंतामणि। कौन सी रचना है? चिंतामणि। तो रामचंद्र बड़ा चिंता करते थे ना, रामचंद्र सीता का बहुत चिंता करते थे दोस्तों। चिंतामणि रस मीमांसा आलोचना है, एक रस मीमांसा जो है आलोचना है, सूरदास पर की गई एक आलोचना है। विचार विधि और त्रिवेणी, चिंतामणि रस मीमांसा, विचार विधि और त्रिवेणी इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। ध्यान रखिएगा, विचार विधि, त्रिवेणी, चिंतामणि, रस मीमांसा। तो दोस्तों चिंतामणि के मतलब उपलक्ष्य में चिंतामणि के साथ साथ हमने इतनी सारी बातें बता दी आपको, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको पसंद आ रही होंगी और ये चीजें आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी दोस्तों। इस चीज को याद रखिएगा, यह चीजें इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पे। आइए देखते हैं दोस्तों, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी लल्लूलाल और डी सदा सुखलाल। दोस्तों सोचिए, दिमाग को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करिए और आप पकड़ लेंगे कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। तो दोस्तों नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो ये है सदल मिश्र की रचना। किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना दोस्तों। और ये चार नाम इतने इंपॉर्टेंट है कि इनसे रिलेटेड हर चीज मुझे आप लोगों को बतानी ही होगी। ध्यान रखिए, आइए इन चारों नाम के बारे में समझते हैं। इनकी एक रचनाएं हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? इंसा अल्लाह खां जो है ना, इंसा अल्लाह खां, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, जो माना जाता है कि प्रथम कहानी, ऐसा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, जिसका दूसरा नाम है चंद्रावली। दोस्तों याद रखिएगा, सदल मिश्र की चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान, ये दोनों नाम एक ही के हैं। और देखिए, रानी केतकी की कहानी और चंद्रावली दोनों 1803 में लिखे गए थे। लल्लूलाल प्रेम सागर इनकी रचना 1842 में लिखी गई थी दोस्तों। सदा सुखलाल सुख सागर की रचना है। सदा सुखलाल किसकी रचना? सुख सागर की रचना है, जो श्रीमद् भागवत गीता का हिंदी में अनुवाद है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सुख सागर, सदा सुखलाल, लल्लूलाल, प्रेम सागर, सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र, नासिकेतोपाख्यान। इसी का दूसरा नाम है चंद्रावली, 1803 में लिखा गया था। ठीक, आगे बढ़िए। इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी, यह भी 1803 में लिखा गया था दोस्तों। ये अक्सर प्रश्न में आता है। इसको आप ऐसे लिखिएगा, वेरी 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 IMP दोस्तों, ठीक है। एक रचनाएं हैं लेकिन यह रचनाएं कोई आम रचनाएं नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन जो है कि इनमें से कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है?
याद रखिएगा, आधुनिक मीरा कहते हैं, हिंदी की आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है, आधुनिक मीरा दोस्तों, ध्यान रखिए। और इनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुई थी 1987 में दोस्तों। जन्म हुआ था फर्रुखाबाद, कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। अब आइए इनकी रचनाओं की बात करते हैं। इसमें से पूछा है कि कौन सी रचना, इनमें से कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है, और रचना है पंचरत्न, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। तो आप सभी को पता है कि इनकी रचनाएं ये तीनों हैं, और नंबर ए वाला जो आपका पथ का साथी पंचरत्न है, पंचरत्न, ये इनकी रचना नहीं है दोस्तों, ये इनकी रचना नहीं है, जबकि ये तीनों इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा जो है ना दोस्तों, इनको ध्यान रखिएगा, इनको जो है 1882 में यामा के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों यामा के लिए। इतनी बातें तो 100% याद रखिएगा, ध्यान रखिए, हिंदी में इतनी बातें महादेवी वर्मा जी के लिए याद रखिए। और पूरे साहित्य में महादेवी जी एकमात्र ऐसी लेखिका है, एकमात्र ऐसी कवियत्री हैं जिनको किसी एक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बाकी किसी भी महिला को सिर्फ एक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, संपूर्ण रचना के लिए मिला है। तो ये बात अक्सर पूछता है, घुमा घुमा कर पूछता है दोस्तों। अब ध्यान रखिए, ये 5 का पंच है, कहीं भी घुमाएगा और ऐसा पंच मारेंगे हम लोग कि सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तब जो बचा, जिसका नाम आपका पंचरत्न है, तो ये बच गया ना दोस्तों, ये किसकी रचना है फिर? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। किसकी है यह रचना? डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा की रचना है दोस्तों, ध्यान से देखिए इसको। ये जो आपका पंचरत्न है रामविलास शर्मा की रचना है। और तो और एक चीज समझिएगा, इनका जन्म 1912 में हुआ था दोस्तों, 1912 में हुआ था इनका जन्म। ये जन्म लिए थे 1912 में और इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों सन 2000। 1912 से 2000 तक ये रहे। अब समझिए इस बात को कि हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा और डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। इसमें जो आपके रामविलास शर्मा जी है ना, रामविलास शर्मा जी की निराला की साहित्य साधना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखा है, जिनका जन्म 1912 में हुआ था और 2000 में ये चल बसे थे। प्रगति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य, निराला की साहित्य साधना, प्रगति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य, इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। उसके बाद आइए आधुनिक मीरा, विरह की मीरा, यूं कहिए कि इनको पीर की कवित्री भी कहते हैं। दुख भरी बदली, मतलब ये गजब का इन्होंने रचनाएं अपनी की हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक मीरा इन्हीं कहते हैं, जन्म 1907 में हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु होती है फर्रुखाबाद में। 1882 में यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है दोस्तों। इनकी रचनाएं देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम। देखिए सप्तपर्णा प्रथम आयाम नया जोड़ दिया मैंने, क्योंकि अब आपको ये सब याद है। तो जैसे जैसे मुख्य चीजें याद होती जाएंगी वैसे वैसे मैं नए नए इसमें जो है प्रयोग करते जाऊंगा। तो देखिए निहार, रश्मि, नीरजा, सांडगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा। देखिए ये भी नया जोड़ दिया हमने। यामा, अच्छा यामा में ना संग्रह है, नीरजा, निहार, रश्मि, सांडगीत, इस सबका ये जो है। और इसी को 1982 में मिला था ज्ञानपीठ। श्रृंखला की कड़ियां दोस्तों, श्रृंखला की कड़ियां, छड़दा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति की कड़ियां याद रखिएगा,
स्मृति की रेखाएं याद रखिएगा, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, छड़दा। दोस्तों ये रचनाएं इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनको एज इट इज याद कर लीजिए। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो एकदम आप इसको याद करके रखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसी रचनाएं छूटनी नहीं चाहिए। निराला की साहित्य साधना कौन कर रहे हैं? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। एक जादू भरी तिलिस्म कहानी जिसका नाम है चंद्रकांता। दोस्तों चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। और आप देखे होंगे चंद्रकांता जो सीरियल बना था दोस्तों, नवगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, और नवगढ़ का जो था राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार। तो दोस्तों वो वही चंद्रकांता जो चंदौली जिले के नवगढ़ और विजयगढ़ की कहानी पे आश्रित है, निर्भर है दोस्तों। उसी चंद्रकांता जो तिलिस्म कहानी है, उसी चंद्रकांता के रचनाकार को पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है ए देवकीनंदन खत्री, बी शरत चंद्र, सी गोपाल गहमरी, डी कौशिक। तो दोस्तों इसका उत्तर है देवकीनंदन खत्री। दोस्तों देवकीनंदन खत्री, ध्यान रखिएगा। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, ये दोनों लिखने वाले देवकीनंदन खत्री हैं। और मैं बता दूं अभी ये सब ऐसे राइटर हैं जो ऐसी ऐसी कहानियां लिखते हैं जो एकदम तिलिस्म हो, है ना। अभी मैं इन चारों की बात करूंगा, आप कहेंगे यार गजब के लेखक हैं भाई। तो ध्यान रखिए, आइए इन चारों की बात करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें। ये चारों एक से बढ़कर एक है दोस्तों। देखिए देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता लिखा, चंद्रकांता संतति भी इन्हीं की है, नरेंद्र मोहिनी भी इन्हीं की है, काजर की कोठरी में कितनो सयानो जाए, तो काजर की कोठरी भी इन्हीं की है दोस्तों। कुसुम कुमारी, कटोरा भर, और याद रखिए भूतनाथ। कई बार पूछा गया है कि भूतनाथ किसकी रचना है। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ और कटोरा भर इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, याद रखिएगा। शरत चंद्र की बात करें तो इनका भी देखिए देवदास, गृहदाह, चरित्रहीन, देवदास, गृहदाह, चरित्रहीन है दोस्तों। गोपाल गहमरी की बात करें तो अद्भुत लाश, देखिए गहमरी साहब का अद्भुत लाश, अद्भुत लाश जो है यह गोपाल गहमरी ने बताया है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं इनकी रचनाओं को, सरकटी लाश, डबल जासूस, खूनी खोज। और कौशिक का पूरा नाम पूछता है दोस्तों, कौशिक का पूरा नाम, क्योंकि इनकी कोई खास रचनाएं नहीं मिली। तो विश्वंभर नाथ कौशिक, देखिए इनकी पूरा नाम इनका है विश्वंभर नाथ, और इनको कौशिक उपाधि के नाम से जाना जाता है, विश्वंभर नाथ कौशिक, विश्वंभर नाथ कौशिक। तो दोस्तों आपने देखा कि इन चारों के बारे में हमने बता दिया। अब यहां से इससे बाहर इनका कभी प्रश्न नहीं पूछता है, अगर इनके रचनाओं से पूछ दिया तो, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक का सबसे दमदार क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिए। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? आखिर क्या कारण आया कि शेखर एक जीवनी की विधा पूछने की जरूरत पड़ी? नाम में तो जीवनी लगा है दोस्तों, नाम में तो जीवनी लगा है, लेकिन पूछ रहा है ये कौन सी विधा है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आत्मकथा, बी जीवनी, सी उपन्यास, डी नाटक। अब आप कहेंगे कि भाई साहब जीवनी लगा है तो जीवनी ही होगा ना, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह किस विधा का नाटक है? तो ये नाटक है दोस्तों उपन्यास। किस विधा का? उपन्यास। याद रखिएगा यह एक उपन्यास है, शेखर एक जीवनी यह एक उपन्यास है दोस्तों। आइए समझते हैं कि जीवनी क्या होता है, आत्मकथा क्या होता है, उपन्यास क्या होता है और नाटक क्या होता है, एकदम सरल शब्दों में। दोस्तों अब आइए इन चारों विधाओं की बात करते हैं। आत्मकथा, जिसमें लेखक स्वयं के बारे में लिखता है, और जानते हैं हमारे हिंदी साहित्य में अर्ध कथानक को पहली आत्मकथा के रूप में देखा जाता है, जिसको 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन ने लिखा था, और इसकी भाषा ब्रज भाषा है दोस्तों। अगर मैं बात करूं मेरी आत्मकहानी हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध कहानी की बात करते हैं
सॉरी ये 1641 या 1941 हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा इस डेट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको लिखा था 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास, मेरी आत्मकथा। बाबू श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकथा दोस्तों इन्होंने लिखा था। और प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका जानकी देवी बजाज हैं, जिनकी मेरी जीवन यात्रा एक रचना थी, जो पहली महिला है जिन्होंने आत्मकथा लिखा था 1956 में। कितनी शहरों में कितनी बार ममता कालिया की एक रचना थी दोस्तों, जो आत्मकथा थी, उसको 2012 में सीता पुरस्कार मिला है। 2012 में सीता पुरस्कार मिला है। जीवनी किसे कहते हैं? जिसमें अन्य महापुरुषों के बारे में लिखा जाए, क्रमबद्ध उनके जीवन की संपूर्ण घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने को हम जीवनी कहते हैं दोस्तों। उपन्यास की बात करें तो प्रथम उपन्यास के लिए कई नाम आते हैं, जैसे देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में पंडित गौरी दत्त ने लिखा। इसको मानने वाले हैं विजय डॉक्टर गोयल राय। डॉक्टर गोयल राय कहते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी जो 1870 में लिखी गई थी पंडित गौरी दत्त द्वारा, यह पहला उपन्यास है। जबकि भाग्यवती 1877 में श्रद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल कहते हैं कि ना, भाग्यवती पहला उपन्यास है, भाग्यवती पहला उपन्यास है। फिर आते हैं परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु दोस्तों, तो परीक्षा गुरु की हम लोग बात करते हैं तो 1883 में श्रीनिवास दास ने लिखा था। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भैया ना ही देवरानी जेठानी की कहानी, ना ही भाग्यवती, बल्कि परीक्षा गुरु जो है उपन्यास है पहला हमारे हिंदी साहित्य का। उसके बाद दोस्तों आता है आपका नाटक। नाटक दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बात करें कि नाटक में ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो जयशंकर प्रसाद को। ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है दोस्तों। और इन्हीं की एक आत्मकथा नाटक है करुणालय, जिसे हिंदी का पहला गीति नाट्य कहा जाता है दोस्तों। मैं खोज खोज करके ला रहा हूं उस पंच को। जैसे हमारे इस पंच में 5 अंगुलियां हैं, पांचों का बहुत ज्यादा उपयोग है, पांचों अमूल्य हैं, उसी तरह इस पंच रूपी भाग में, इस पांच के पंच में ये पांचों प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों कि यह आपके जीवन को बना सकते हैं, क्योंकि नौकरी लग जाएगी तो आपका जीवन सुलभ हो जाएगा। अब देखिए, हिंदी का पहला गीति नाट्य करुणालय किसने लिखा? प्रसाद ने, जो ऐतिहासिक नाटकों के जन्मदाता माने जाते हैं। सुकुमार रास, ये दिल्हन की एक रचना है। डॉक्टर दशरथ ओझा कहते हैं कि भैया ये पहला नाटक है, आप भ्रंश में। तब तक गोरक्ष जो है मैथिली भाषा में विद्यापति की आती, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि ना, पहला नाटक गोरक्ष है। आनंद रघुनंदन जो ब्रज भाषा में है, जिसको विश्वनाथ सिंह ने लिखा था, उसे डॉक्टर बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल दोनों कहते हैं कि यह प्रथम नाटक है। जबकि नहुष, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिएगा, इसको भी मैंने नोट नहीं किया है। नहुष जिसको हरिश्चंद्र मानते हैं जो कि प्रथम नाटक है, ऐसा हरिश्चंद्र जी मानते हैं, है ना। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रथम अनुदित नाटक शकुंतला को माना जाता है, जिसको लिखा था राजा लक्ष्मण सिंह ने। प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, जिसे शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा था, और इसी जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र सीता का रोल निभाते थे। उसके बाद समस्यात्मक नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है कि यह समस्यात्मक नाटक के जन्मदाता है दोस्तों। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ध्यान रखिए, मील का पत्थर है ये, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए इसको नोट करिए।